नमस्कार दोस्तों, आज हमने जो क्लास रिकॉर्ड की है वो एमएस जो आर्किसेल का जो एग्ज़ाम होगा उसके असेसमेंट हैं उनकी है। तो ये जो असेसमेंट फ़ाइल है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़ाइल है और इसमें कुल जो टॉपिक हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं कितने टॉपिक है। देखो असेसमेंट फ़ाइल को ओपन करता हूँ मैं। कुल जो टॉपिक है असेसमेंट के वो आपके 15 टॉपिक हैं। इन 15 टॉपिक में से ही आपको जो आर्किसेल का पेपर है वो 80% पेपर आपको मिल जाएगा और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर का परिचय, अलग अलग टॉपिक वाइज ये क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर को जाने, कंप्यूटर का परिचय, इंटरनेट का परिचय, डिजिटल भुगतान व प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट के अनुप्रयोग, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवा, राजस्थान के नागरिक सेवाओं तक पहुंच, नागरिक केंद्र सेवाओं की जानकारी, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन के साथ कार्य करना, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड 2010 का बेसिक, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, कंप्यूटर के अन्य अनुप्रयोग व अपने कंप्यूटर का प्रबंधन। ये आर्किसेल का सिलेबस है टॉपिक वाइज। तो इसको आपको एक बार हम क्या करेंगे, इस जो सेशन है इसके अंदर ये प्रयास करेंगे कि इसके टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन करवाएं। तो हम देखते हैं टॉपिक वाइज। पहला जो अपना टॉपिक है वो है कंप्यूटर से परिचय। ये टॉपिक अपना पहला रहेगा और इसमें हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताया है। इसमें पूछा गया है शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ए ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा हो सकती है, स्मार्ट क्लासेस हो सकती है और डिजिटल लाइब्रेरी भी इसमें उपस्थित हो सकती है। तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। तो कंप्यूटर की विविधता होती है। कंप्यूटर में विविधता का मतलब होता है कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है। जैसे कंप्यूटर अलग अलग प्रकार का कार्य कर सकता है, जैसे अकाउंटिंग का कार्य कर सकता है, पढ़ाने का कार्य कर सकता है और शोध का कार्य कर सकता है। तो अलग अलग तरह के कार्य कर सकता है। शुद्धता, कंप्यूटर के अंदर आप यदि अशुद्ध एंट्री नहीं करोगे, आप खुद यूज़र इनपुट अशुद्ध नहीं करता है। इसमें एक जो सिद्धांत होता है गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। तो GIGO, गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। यदि आप गलत इसमें इंटर करोगे तो आपको उत्तर है वो गलत मिलेगा और यदि आप शुद्ध इंटर कर रहे हो तो कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई अशुद्धता नहीं करता है। स्पीड, कोई भी कार्य है उसको बेहद गति से ये कर सकता है, लेकिन इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। सोचने की क्षमता बिल्कुल जीरो होती है। IQ इसका नहीं होता है। कंप्यूटर खुद अपनी तरफ से सोच करके कोई कार्य नहीं कर सकता। तो ये इसकी एक कमी है, विशेषता नहीं है इसमें। तो सोचने की क्षमता इसका उत्तर डी हो जाएगा 2 नंबर। इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। कौन सा है जो सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना। परम सुपर कंप्यूटर ये तो अपना भारत का है। फुजीटिसु केएस कंप्यूटर ये भी है, लेकिन ये जो डेल है, डेल ये है माइक्रो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर नहीं है। पहली जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट क्या था। सबसे जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है उसका मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब है और वॉल्स है। सेकंड जो थी उसका ट्रांजिस्टर है और थर्ड है उसका इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको हम IC बोलते हैं वो है। तो पहली जो पीढ़ी है उसका जो कंपोनेंट है वो है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्स। सेकंड पीढ़ी का है ट्रांजिस्टर और थर्ड पीढ़ी का है इंटीग्रेटेड सर्किट। ये इसमें C और D जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो D होगा। चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है। जो ये चित्र दिखाया गया है इसमें किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो आकृति के अंदर थोड़ा बड़ा होता है और विशाल कंपनियों के जो कार्य होते हैं डाटाओं को सेव करके रखने का कार्य मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। लैपटॉप हम सब जानते हैं कौन सा होता है। पाम टॉप जो हथेली पर रख के चलाया जा सकता है। लेफ्ट यानी गोदी होती है, पाम या हथेली होती है। तो लेफ्ट हैंड
जिसको पीठ पे या गोदी में ले उठाया जा सकता है वो लैपटॉप होता है। हथेली में उठाया जा सकता है वो पाम टॉप होता है, जैसे मोबाइल है, नोटपैड है वगैरह। डेस्कटॉप अपना होता है जिसके टॉप को डेस्क पे रखा जाता है, डेस्कटॉप होता है। तो ये डेस्कटॉप हो गया। दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरना है। आपके जो कंप्यूटर हैं, डिजिटल जो कंप्यूटर हैं, उनको हम डिवाइड करें यदि आकृति या आकार के आधार पर, तो ये 4 प्रकार के होते हैं: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो माइक्रो आ गया, मिनी आ गया, मेन फ्रेम नहीं आया, तो हम जो खाली स्थान है वहाँ हम भरेंगे मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो इस तरह से हम इनको भर सकते हैं, क्लासीफाई किए हुए हैं साइज के आधार पर, आकृति के आधार पर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार हैं? कौन सा सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं? सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सही दिया हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ओरेकल और जावा है, वो जावा लैंग्वेज है। ओरेकल डाटाबेस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर घर में निम्न में से किस प्रयोजन यानी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो मनोरंजन के लिए भी घर में यदि कंप्यूटर होगा तो मनोरंजन में, सामाजिक मीडिया और स्कूल बच्चों के लिए होमवर्क उपयुक्त सभी कार्य कर सकते हैं हम घर में कंप्यूटर से। तो ये इसका नंबर जो आंसर है उपयुक्त सभी होगा। प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर ये आउटपुट उपकरण होते हैं। इनके अलावा जो भी उपकरण है वो इनपुट में आएंगे। प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होती है। मेमोरी, रैम, रोम और हार्ड डिस्क होती है। तो प्रिंटर है, वो प्रिंटर हमारा है, वो किसके अंदर आ जाता है? आउटपुट की श्रेणी में आता है। तो इसलिए हम इसे ऑप्शन ए मानेंगे। इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, प्रदर्शित परफॉर्मेंस और डाटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? तो जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है वो हमेशा सुपर कंप्यूटर होता है। और 2 नंबर का जो कंप्यूटर है वो मिनी है, उसके बाद मेन फ्रेम है और फिर माइक्रो है। तो इस तरह से ये कैटेगराइज किए हुए हैं। तो सबसे जो अच्छा कंप्यूटर होता है, जो परफॉर्मेंस और स्टोरेज और प्रोसेसिंग के हिसाब से जो अच्छी तरह से कार्य करता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए चित्र में क्रम में खाली स्थान में भरना आपको। कंप्यूटर को यदि हम टेक्नोलॉजी के आधार पर या कार्य की पद्धति के आधार पर इनको डिवाइड करें तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड। तो इसको हमें यहाँ पे एनालॉग आ रखा है, डिजिटल नहीं आया, और हाइब्रिड आ रखा, तो यहाँ पे हम डिजिटल देंगे। एनालॉग होता है आवाज़, जो संकेत होते हैं आवाज़ के, जो संकेत ऊपर और नीचे की तरफ चलते हैं उन्हें हम एनालॉग संकेत कहते हैं। 0 और 1 की फॉर्म में जो संकेत चलते हैं वो डिजिटल संकेत होते हैं। दोनों का जो मिश्रण होता है वो हाइब्रिड होता है। निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो विंडो आपका 7 है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ यदि विंडो शब्द जुड़ा हुआ है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखना आपने, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ विंडो शब्द जुड़ा हुआ है तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर ही रखना है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? तो आपके जो मंच के रूप में जो कार्य करेगा वो कौन सा होगा? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट करने और चलाने के लिए काम में लिया जाता है। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस फ्लोटर है, वो प्रिंटर की तरह ही होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये आउटपुट डिवाइस है। आपको आउटपुट डिवाइस में मुख्य रूप से याद रखना है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लोटर, प्रोजेक्टर। कौन सा आता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? हमने ऊपर पढ़ा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। विंडोज, जिसके मैंने बताया कि विंडोज जिसके साथ विंडो शब्द जुड़ा हुआ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ही होगा। सेकंड असाइनमेंट हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसमें जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का टॉपिक कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाए गए चित्रों में डिवाइस को किस श्रेणी में रखा गया है? डिवाइस को किस श्रेणी में रखा गया है? ये जो डिवाइस दिख रहे हैं, हेडफोन है,
और मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, हेडफोन है और इसके अलावा प्रिंटर है। तो ये सभी के सभी आउटपुट में आते हैं। इनके अलावा जो भी डिवाइस हैं वो इनपुट डिवाइस के अंदर आएंगे। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाले सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी होती है जो जिसका यूज़ रैम करती है, और रैम उन डाटाओं को कैश मेमोरी में रखती है जो बहुत ज़्यादा बार प्रयोग होने वाले हैं, बार बार जिनका प्रयोग होना है, बहुत जल्दी जिन डाटाओं का प्रयोग होना है, उनको कैश मेमोरी के अंदर रखा जाता है। तो ये मेमोरी कैश मेमोरी है वो रैम और सीपीयू के बीच, जो रैम और सीपीयू होता है कंपोनेंट, उनके बीच के अंदर इंस्टॉलमेंट की जाती है, और रैम से वो सभी डाटा इसमें रखे जाते हैं जो सीपीयू को आवश्यक हैं और जल्दी जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो हैं। तो बार बार और अधिक बार प्रयोग होने वाली जो मेमोरी है वो कैश मेमोरी है। डेजीवेल प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजीवेल प्रिंटर वो किस का प्रकार है? तो प्रिंटर को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत अधिक आवाज़ करते हैं, नॉन इम्पैक्ट आवाज़ नहीं करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो चित्र की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर नहीं दे पाते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। हमें पूछा गया है डेजीवेल जो प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजीवेल है, डॉट मैट्रिक है, लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है, ये सभी प्रकार के चेन प्रिंटर है, ये सभी प्रकार के प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की सूची में दोबारा बता रहा हूँ, बैंड प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, डेजीवेल है और डॉट मैट्रिक है, ये सभी के सभी इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं? लेजर प्रिंटर है, और लेजर प्रिंटर का थर्मल प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, ये सभी के सभी प्रिंटर कौन से हैं? इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी, इनमें से ये देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी यानी वोलेटाइल, ये शब्द आपको याद रखना, वोलेटाइल अस्थायी को बोलते हैं। प्रकृति की है वोलेटाइल, प्रकृति की कौन सी मेमोरी है? रैम। वोलेटाइल का मतलब होता है नाशवान, अस्थिर, जो थोड़ी समय के बाद क्या हो जाते हैं, उनके जो डाटा हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं जितनी देर उसमें करंट फ्लो रहता है उतनी देर वो डाटा बनाए रख सकती है, बाकी वो डाटा क्या कर देती है? लॉस कर देती है। रैम का नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल पढ़ा जा सकता है। ईपी रैम का होते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पी रैम का रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अपने पास जो मेमोरी है वो है रैम मेमोरी। चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का क्या नाम बताइए? चित्र में जो दर्शाए गए कंपोनेंट है वो रोम है। रोम के अंदर परी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम रहते हैं और वो इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ये जो चित्र में आपको दिखाया गया है वो रोम है, रोम का चित्र है, इसको ध्यान से देखना है आपको। एक ऑप्टिकल इनपुट जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। ये जो इनपुट ऑप्टिकल इनपुट है ये क्या करता है? जो आपके पेंसिल से ऑप्टिकल मार्क होते हैं उनको रीड करता है, ऑप्टिकल मार्क को, और रीड करने के बाद आपको बताता है कि कितने ऑप्टिकल मार्क किए हुए हैं। तो इसे हम बोलते हैं OMR। जैसे अपने पास OMR शीट होती है, ये बहुविकल्पी उत्तरी पुस्तिकाओं को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। बहुविकल्पी उत्तरी पुस्तिका होती हैं उनको चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये इनपुट डिवाइस होता है, इसका जो फुल फॉर्म है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। इसकी फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? जो रैम है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक्स रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। स्टैटिक्स रैम और डायनेमिक रैम में अंतर यही होता है कि डायनेमिक जो रैम है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश हो जाती है, जबकि स्टैटिक्स रैम है वो रिफ्रेश नहीं होती है। ये काफ़ी समय तक डाटाओं को बनाए रख सकती है, जबकि डायनेमिक रैम कुछ ही समय में डाटाओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो ये रैम के प्रकार हैं, डायनेमिक और स्टैटिक्स। चलिए, वॉम का मतलब होता है रीड वन, राइट वन और रीड मनी। एक बार किसी चीज़ को लिख सकते हैं और बहुत बार उसको पढ़ सकते हैं। यानी जैसे मैं अपनी
सीडी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है या डीवीडी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि एक बार यदि उसमें कुछ फिल्म या कोई जो सॉन्ग है या कोई डाटा है वो डाल दिए जाते हैं, उसके बाद उनको बार बार आप रीड कर सकते हो, बार बार देख सकते हो, जबकि डाले एक ही बार जाते हैं। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर पाउडर का प्रयोग करता है? जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें जो स्याही डाली जाती है, सूखी इंक डाली जाती है, उसको टोनर कहते हैं। और ये जो टोनर है वो कार्टेज के अंदर डाला जाता है। और लेज़र प्रिंटर होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है थर्मल प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट है। लेज़र भी नॉन इम्पैक्ट है। लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजिवेल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंक है और वो इंक ड्राई इंक पाउडर के रूप में है तो उसे बोलते हैं टोनर। और टोनर को कार्टेज में फिल किया जाता है। DPI डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ये इसका जो कंप्लीट फॉर्म आपको लिखनी है, पूरा फुल फॉर्म विस्तृत रूप बताना है इसका। तो डॉट पर इंच होती है। और ये कंप्यूटर की, ये प्रिंटर की जो गुणवत्ता है उसको मापने की इकाई है DPI। और इससे हम कंप्यूटर की जो प्रिंटर की जो गुणवत्ता है उसको माप सकते हैं कि प्रिंटर की गुणवत्ता क्या रहने वाली है। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब होता है? कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है प्रोसेस विनिर्देशित, हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन और मेमोरी क्षमता उपयुक्त सभी। आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब? ये दोबारा पूछ लिया गया है क्वेश्चन। चित्र में खाली स्थान को भरना है। चित्र के अंदर जहाँ पे खाली स्थान दिख रहा है वहाँ आपको भरना है कि खाली स्थान में क्या लगेगी। यहाँ पे CPU के ऊपर कैश मेमोरी लगी हुई है, रैम लगी हुई है। और इधर से बाहर की तरफ आप CD राइटर लगा सकते हो, USB थंबल ड्राइवर लगा सकते हो, पेन टैब लगा सकते हो, इस तरह की लगा सकते हो। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जो है उसका क्या नाम आएगा? तो हार्ड डिस्क होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। और कैश मेमोरी, रोम, रैम, ये सब होते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। बाहर से जो भी लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस। जो बाहर से लगाए जाते हैं और वापस उठा लिए जाते हैं वो होते हैं ऑफलाइन डिवाइस। कंप्यूटर के अंदर रखा जाने वाला डिवाइस, जिनको हम दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है, एक सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो हार्ड डिस्क होती है। प्राइमरी में आते हैं वो होती है रैम, रोम और कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डिवाइस है जिसमें आप कंप्यूटर की कोई डाटा है उसको सेव करके रख सकते हो? तो हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के डाटाओं को स्थायी रूप से सेव करने में मदद करती है। जब भी हम दोबारा देख सकते हैं डाटाओं को, तो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर को स्थायी रूप से डाटाओं को सेव करने में मदद करने वाला डिवाइस है। निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है वह है फ्लोटर। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जो पिक्चर है वो प्रिंट करता है फ्लोटर। फ्लोटर का कार्य होता है बड़े बड़े बैनर, पंपलेट, स्टैचू आदियों को प्रिंट करना और प्रदर्शित करना। तो ये जो फ्लोटर है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर माना गया है। सबसे अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता इसकी होती है फ्लोटर की। इसके बाद जो आगे का ऑप्शन है वो बताया गया कि ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में DVD और CD और आपके ब्लू रे डिस्क आती है। जो ऑप्टिकल डिवाइस से, ऑप्टिकल धातु से बनी होती हैं उन्हें बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। तो CD है। इसके अलावा DVD है और उसके अलावा रैम, CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। तो यहाँ पे DVD दिया हुआ है तो DVD ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है? अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, बूटिंग करना, बायोस करना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस होता है, वो इसका अर्थ होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है बूट करना। बूट दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड बूट होता है, एक वार्म बूट होता है। कोर्टाना की तरह प्रयोग किया जा सकता है। किसको प्रयोग किया जाता है? सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कोर्टाना में आप क्या कर सकते हो? किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हो। तो ये सर्च बॉक्स की तरह क्या करता है?
काम में लिया जाता है। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को नामांकित करना है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो पट्टी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये जो पट्टी है ऊपर की नीचे की तरफ होती है ये स्क्रॉल बार होती है। स्क्रॉल का मतलब होता है खिसकाना। तो आपको ये जो पट्टी दिख रही है स्क्रॉल बार है। निम्नलिखित दर्शाए गए चित्र का किसका उदाहरण है। ये जो चित्र दर्शाया गया है ये किसका उदाहरण है, GUI का। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यदि हमें कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है और उस पर क्लिक करके आपको कार्य करना है तो वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। यानी आपको ग्राफिक दिख रहा है और ग्राफिक पे क्लिक करके आपको काम करना है। एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये दो प्रकार के इंटरफेस होते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में आपको कमांड देनी होती है और उसके तरह ही कार्य होता है, आपको दिखाई कुछ नहीं देता है। स्क्रीन वो होती है वो ब्लैक होती है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है। तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये MS जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उनका उदाहरण नहीं है। दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरना है। दर्शाए गए चित्र के अंदर खाली स्थान कहाँ दिया हुआ है उसको भरना है। तो ये खाली स्थान दिया हुआ है, नीचे की जो पट्टी दिख रही है आपको, इस पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। इस पट्टी को क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। यदि ये फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। ऐसा कौन सा फोल्डर होता है जो आपके द्वारा डिलीट की हुई फाइल या फोल्डर को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखता है, तो होता है रिसाइकल बिन। इसको कंप्यूटर का कचरा पात्र भी कहते हैं। ये मुख्य मेमोरी का 10% तक होता है और इसके अंदर जो टेम्परेरी जो भी फाइलें होती हैं जो हम डिलीट कर देते हैं या यूज़र डिलीट कर देता है वो वहाँ पर बनी रहती हैं और उनको हम वहाँ से डिलीट और रिस्टोर कर सकते हैं। आप विंडो स्टोर से क्या कर सकते हैं, आपका जो विंडो स्टोर है उसे आप क्या कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गेम डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, उपयोग सभी दिए हुए हैं, इनको मैं इस तरह से समझ आया। दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान को भरना है। तो यूज़र होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर होता है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आएगा। कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या होता है, एक यूज़र होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आएगा जो मुख्य भूमिका निभाता है, यूजर के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मध्यस्थता का कार्य करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करता है और बहुत से जो मैनेजमेंट के कार्य हैं वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। कंप्यूटर के अधिकांश मैनेजमेंट कार्य सभी के सभी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा संपादित होते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस काम नहीं कर सकता। कम से कम एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए। यदि एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर ऑपरेट नहीं होगा, यानी चलेगा नहीं, स्टार्ट नहीं होगा। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तो आवश्यकता होती है। बाकी जो डाटाबेस मैनेजमेंट है ये कार्य है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्टवेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने ये वो दोबारा आ गया है। एक जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो पेपर के मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पहचानता है। यानी ये ओमार शीट की बात चल रही है। ओमार शीट के ऊपर बने हुए निशानों को पढ़ने के लिए जो ओमार स्कैनर है उसका प्रयोग करते हैं हम और उसके द्वारा में पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आज हमने 3 असाइनमेंट हैं उनको कवर किया है और देखा है। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ। आर्की सेल की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही मोस्ट रहेंगे। आपको ये क्वेश्चन आपको पूर्णतः याद होना चाहिए तभी आप पास हो पाओगे। यदि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो आप बार बार देखें और इनको याद करें अच्छी तरह से, ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें और आपकी जो एग्ज़ाम है वो सफल हो सकें।
तो आज की जो सीरीज़ है वो मैं यहीं रोकता हूँ और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो असाइनमेंट नंबर 4 से लेकर के जो सेकंड क्लास आएगी वो 3 क्लास बनाएंगे हम इस 15 की। आगे की जो क्लास है वो देखते हैं कब आती है, और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और रीड करना है। थैंक यू, धन्यवाद।